नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लाइट, कैमरा, मजदूर और राहुल गांधी का एक्शन। शहरों से मजदूर जब घर वापसी कर रहे थे तब राहुल गांधी ने मजदूरों से कैमरे के सामने बातचीत की और आज इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया। मजदूरों के बहाने राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, लॉकडाउन पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा, लॉकडाउन के लिए सरकार ने प्लानिंग नहीं की, अचानक सब कुछ बंद कर दिया, इससे मजदूरों को दिक्कत हुई। राहुल ने मजदूरों के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की मांग की है। फुटपाथ पर बैठकर राहुल गांधी ने मजदूरों से पूछा कि आपके खाते में पैसा आया। 24 घंटे के भीतर ये दूसरा मौका है जब कांग्रेस ने लॉकडाउन और मजदूरों के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। कल ही सोनिया गांधी ने लॉकडाउन पर सवाल उठाए थे। सोनिया गांधी ने कहा, सरकार के पास लॉकडाउन से निकलने की रणनीति नहीं है। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के मजदूरों से दिल की बात सुनाते हैं। हम लोगों को कोई बीमारी को हरा दिया, बीमारी को कोई नहीं हराया। लगाना था लॉकडाउन, कुछ भी जो भी करना था, कम से कम जो बाहरी आदमी थे उनको तो घर भेजते थे। फिर जो तुम्हें करना था कर सकते थे। पहले तो बता सकते थे, 8-10 दिन पहले बता देते कि आदमी अपने घर चले जाए, इतने दिन के लिए काम बंद होगा। हरियाणा से ट्रेन नहीं चली? नहीं, वहाँ कुछ भी आपने कोशिश किया ट्रेन में जाने की? चली तो बोल रहे थे 3000 का रिजर्वेशन बनेगा। हमारे पास तो नहीं है 3 रुपए, हम 3000 का रिजर्वेशन कहाँ से बनवाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा डाला। नहीं, हमारे अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं आया, 1 रुपए भी नहीं आया। 2-4 हजार डले होंगे पहले। बोल दिया सबको डाल दिया, 2-4 आदमी के खाते में डाल लेते, बोले पूरी जनता को डाल दिया। आएंगे तो बताएगी नहीं जनता, तो इतनी दुखी ही क्यों होगी? पहली बात का होता 500 रुपए में एक दिन की सब्जी नहीं आती। काम धंधे सब बंद है। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ, हाँ, कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था। 21 तारीख को हम लोग कुछ नहीं करा। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए थे? कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये किराया लगता है। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ, अब कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर। झांसी 60 किलोमीटर। झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो भी कैसे कर रहे हो? चले जा रहे हैं। तो खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो मिल गया तो खा लिया, लोग दे रहे हैं? हाँ, लोग दे दिया बस रास्ते में, तो खा लिया है। नहीं तो फिर भूखे अपने चल तो रही है। सरकार आपकी मदद कर सके तो किस चीज पे मतलब मदद करनी चाहिए? क्या करना चाहिए आपके लिए अगर करा जा सके? जो कहा जाएगा तो हम लोगों को गाँव का छोड़ दी जाए। ठीक है, गांव पे छोड़ दिया मानो। हाँ, मगर और सरकार को क्या करना चाहिए? पूर्ण के गज जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए, तो 2 पैसे मगर फिर से रोजगार चालू कर। हाँ, फिर से रोजगार चालू होगा। काम मिलेगी तो जनता आएगी, काम नहीं रहेगा तो जनता भूखी तो मरी रही है। यहाँ 200 रुपये कमाता है, वहाँ 25 रुपये कमाएगा। गाँव में तो आदमी पेट तो भरेगा अपना। आप बोल रहे काम की बात, वहाँ किसी की इज्जत नहीं है, न महिला की न जेंट्स की, किसकी नहीं है। राहुल गांधी ने मजदूरों से मुलाकात की, मजदूरों ने अपने दिल का हाल बयां किया और आज इसी पर हमारी चर्चा भी है कि क्या मजदूरों की परेशानी में ये लाइट कैमरा एक्शन जरूरी है। अगर मजदूरों की परेशानी है, मजदूर अब तक इतना मजबूर क्यों है अगर सरकार ये दावा करती है उसने मजदूर के लिए सब कुछ किया है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल शाजिया आप ही से है। आपने मजदूरों के खाते में पैसा डाला, आपने 20 लाख करोड़ के ऐलान भी कर दिए, लेकिन इसके बावजूद मजदूर अगर ये कहता है कि उसके खाते में पैसा नहीं है तो ये किसकी नाकामी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि राहुल गांधी जी की हालत काफी दयनीय हो गई है। वो सस्ती पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और उनके बहुत ही अहमकाना से स्टेटमेंट्स हैं कि 7,500 रुपए दे दिए जाएं। अब पैसे देने का भी सिस्टम होता है, या तो उनको पता नहीं क्या डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं, कैसे कैश बेनिफिट ट्रांसफर होता है, कैसे जनधन अकाउंट हैं, अगर किसी को पैसे देना होगा तो वो कैसे देगा और किस तरह से पैसे का वितरण किया जाएगा, कुछ भी उनको आइडिया नहीं है। वो चले गए, बैठ गए और मैं सुन रही हूँ उनकी बातें, लगातार मैंने बड़े ध्यान से सुनी। उनकी बातों में ही इतना विरोधाभास है। वो तो लॉकडाउन के हक में पहले बोल रहे थे, अभी कह रहे थे लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए, और शुरू में उनके सारे
जरूरी है। सबने साथ में काम किया। अगर वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो उनके मुख्यमंत्री के साथ वो बैठे और बताएं कि सरकार के साथ मिलकर काम करें, बजाय कि कभी ट्रेनों पर, कभी मजदूरों पर, कभी बसों की झूठी फर्जीवाड़ी की खबरों पर आप राजनीति करते रहें। मतलब ये बहुत ही ओछा लग रहा है और दयनीय उनकी हालत मुझे लग रही है, क्योंकि तो कोई भी कर सकता है शाजिया कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है राहुल गांधी का। सुरेंद्र जी आप इस पर जवाब दीजिएगा और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आपने मजदूरों के लिए राहुल गांधी की इस बातचीत के अलावा आपकी पार्टी ने और क्या किया है? मीनाक्षी, देखिए, मुझे किसी के व्यक्तिगत आरोपों का जवाब, मैं वैसे भी साजिया को सुन नहीं पाया, उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, लेकिन जो मैंने सुना कि वो नाटक ये और ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, इन सारी बेवजह और बेफिजूल की बातों का जवाब क्या देना इन लोगों को जब सुन ही नहीं पाए हैं। हम तो 3-4 चीजें बताते हैं कि हमने मजदूरों के लिए क्या किया। छत्तीसगढ़ में हमने किसान सम्मान योजना जो शुरू की है, छत्तीसगढ़ के पैसे से, वो अपने आप में लगभग एक किसान को, एक मजदूर को 10-10 हजार रुपए महीने के हिसाब से उनके खाते में लगभग 4 महीने के लिए जाएगा। परमानेंट नहीं जाएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, इन परेशानी के दिनों में जा रहा है। दूसरी बात, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 60 लाख लोगों की कहीं ना कहीं हम लोगों ने विभिन्न तरीकों से मदद की है, जिसकी की फेहरिस्त बहुत लंबी है। अगर आप चाहेंगी तो मैं सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लगभग 25 कम्युनिटी किचन हम लोगों के चल रहे हैं। लगभग 25 लाख लोगों को हमने राशन मुहैया कराया है। 1000 बसें हम, जिससे कि लगभग 40,000 आदमी रोज जा सकते थे, वो हमने मुहैया कराने की कोशिश की, राज्य सरकार ने नहीं ली। लेकिन और जगहों से, जिन जिन जगहों हमने तमाम सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों का पैसा दिया मजदूरों के लिए, महाराष्ट्र से भी दिया, गुजरात से भी दिया, कर्नाटक से भी दिया, राजस्थान से भी दिया, पंजाब से भी दिया। हर जगह से, जहां से भी मजदूर जहां पर आने की बात कर रहा था, उस जगह कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके टिकट खरीद करके भी दिए। और उसके अलावा उनको शेल्टर होम, उसके अलावा क्या नाम, यूथ कांग्रेस का अगर आप दिल्ली से लेकर के और केरल तक आप देखें तो हमारे जितने भी यूथ कांग्रेस के ऑफिस हैं, वो सारे के सारे शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन बने हुए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस हमारा शेल्टर होम बना हुआ है। शाजिया आलमी जी से सिर्फ एक ही सवाल है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें नरेंद्र मोदी जी आप ये सब कर रहे हैं, क्या एक भी भाजपा का राज्य कार्यालय शेल्टर होम बना है मजदूरों का? अच्छा सर, क्या सुरेंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं, आप ये बता दें। शाजिया जी, एक मिनट, अमित शाह जी, मुझे एक खबर लेनी है, उसके बाद मैं वापस से इस डिबेट में आऊंगी। और एक बार फिर से ऑडियो कनेक्शन जरा चेक करवा दीजिए। मोदी सरकार की तरफ से राहुल गांधी पर पलटवार किया गया है। मैं फिर ये खबर एक बार मुख्तार अब्बास नकवी ने, तो जितना जो हमारे अंदर सुरेंद्र जी, भाई साहब ये तो देखिए खींचतान करके कहानी, मुख्तार अब्बास नकवी ने कैसे राहुल गांधी पर पलटवार किया है, यह खबर आपको बता दें। पॉलिटिकल सोल्यूशन कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी सोल्यूशन नहीं, कंफ्यूजन चाहते हैं, यह कहना है केंद्र सरकार का। आपको सुनाते हैं मुख्तार अब्बास नकवी का पूरा बयान। ये या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सोल्यूशन का हिस्सेदार, भागीदार बनना चाहिए। आज जो है वो एक असाधारण संकट का समय है। कोरोना का कहर हमारे ऊपर है ही, आप देख रहे हैं तूफान की तबाही। ये तमाम एक असाधारण संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संकट मोचक की भूमिका में मजबूती के साथ संघर्ष करके, मेहनत करके, परिश्रम करके और इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो, ये सोल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कंफ्यूजन चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी का थोड़ा सा फोन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, हम उसको क्लियर करवा रहे हैं। लेकिन उससे पहले शाजिया जी, बसेस की तो पॉलिटिक्स जमकर की बीजेपी ने भी, अगर कांग्रेस ये कह रही थी कि जो बसेस, आप देखिए, शाजिया जी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, अगर 1000 बसेस नहीं थी, 500 ही बसेस थी, आप 500 बसेस ले लेते हैं, आपने क्यों नहीं ली? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थोड़ा सा भी सीख लें और योगी जी की पाठशाला में बैठ जाए 2 दिन, तो काफी वो समझ जाएंगे कि सुशासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है,
कैसे अपने एसडीएम को, डीएम को, बीडीओस को काम करवाना होता है, कैसे किस तरह से संक्रमण को रोकना पड़ता है, कैसे मामलों को हैंडल करना होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जौनपुर में एक बहुत बूढ़े दंपति हैं, मैं उनको कुछ पैसे भिजवाने थे। वो क्योंकि इतने बूढ़े हैं वो बैंक नहीं जा पा रहे थे। मैंने कुछ पैसे भिजवाए। मैंने सिर्फ कंट्रोल रूम में फोन किया, डाक खाने से जौनपुर ऐसी जगह में लोग उनके घर आए और उनके हस्ताक्षर उन्होंने लिए और पैसे भिजवाए। ये यूपी की हालत है। 27,000 बसें लगाई गई हैं, सबसे ज्यादा ट्रेनें चली हैं। हर एक रेहड़ी वाले को, हर एक रिक्शे वाले के अकाउंट में पैसा दिया गया है। बिना किसी राशन कार्ड के लोगों को पैसा दिया गया है। मैं खुद इस वितरण के काम में काफी मसरूफ रही हूँ। जहां जहां बताया गया है, बिल्कुल मजलूम लोगों, बेकार परेशान लोग जो है। शाजिया जी, एक सच्चाई और एक हकीकत मैं भी बयां कर दूं आपको। महाराष्ट्र में मीनाक्षी शाजिया, एक हकीकत मैं आपको बयां कर देती हूँ। मैं नोएडा के सेक्टर 143 से जब गुजरती हुई, आज सुबह की बात बता रही हूँ शाजिया जी, आज सुबह की बात बता रही हूँ। मैं नोएडा सेक्टर 143 से जब गुजरती हुई ऑफिस आई हूँ, तब मजदूरों के मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ फुटपाथ पर सोते हुए नजर आ रहे थे। आज की ये तारीख है। आप अपनी बात खत्म करिएगा ना, लेकिन आप सवाल नहीं सुन रहे हैं शाजिया जी। नहीं, मैं अपनी बात बस खत्म करी थी कि भिवंडी से गोरखपुर जो लोग आ रहे थे उनसे पैसे लिए गए। ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ना तो वहां राशन मिल रहा है, लोग मारे फिर रहे हैं, ना शेल्टर होम है। आप संक्रमण की स्थिति वहां देखिए, जो अस्पतालों में डाला जा रहा है, लोग रहना नहीं चाह रहे हैं, और जो उनको बुलाया जा रहा है उनसे कहा जा रहा है अपने खर्चे पे रहें। मतलब हद पार कर दी है। ये चर्चा का प्लेटफॉर्म है योगी जी से। इसलिए मैं अब आपसे उत्तर प्रदेश की एक और हकीकत भी बयां कर दूं। शाजिया जी, उत्तर प्रदेश की एक और हकीकत यह भी है कि जब आज सुबह मैं नोएडा सेक्टर 143 से गुजरते हुए अपने ऑफिस पहुंच रही थी, तो मैं परिवार फुटपाथ पर सोते हुए भी देखते आई हूं। मैंने आगरा के डीएम का वो बयान भी सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक औरत जो एक सूटकेस पर बच्चे को खींचती हुई ले जा रही है मजबूरी में, उसका कितना असंवेदनशील उन्होंने बयान दिया था। ये मुझे आपको याद कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये था। बिल्कुल देखिए, मैं आपके साथ सहमत हूँ पूरी तरह से मीनाक्षी जी। ऐसे बिल्कुल भी हम लोग गरीबों की जो पीड़ा का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये अमानवीय है और बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते जो हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस पर राजनीति तो ना हो, मिलकर सब लोग काम करें। ये राहुल गांधी जो फोटोग्राफ लेकर, कैमरामैन लेकर झूठ मूठ के सवाल पूछ रहे हैं, अहमकाना इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इससे किसका फायदा हो रहा है? आप ही खुद सोचिए। मैं तो कह रही हूँ सुझाव मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊं और साथ ही साथ दर्शकों को ये भी बता दूं, शिवसेना के सांसद विनायक राउत साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका विनायक जी। महाराष्ट्र की स्थिति पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी, लेकिन मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आप बसेस की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार बहुत ही संवेदनशील है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, हमने वो एग्जाम्पल भी देखा है जहां पर पैसा मांग लिया गया राजस्थान सरकार की ओर से कोटा में फंसे हुए उन छात्रों को उनके प्रदेश तक, उनके घर तक पहुंचाने का। बिल्कुल आपने सही कहा मीनाक्षी, और मैं धन्यवाद दूंगा आपने सवाल किया। और सच बात यह है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 18 और 19 अप्रैल को जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने पत्र लिख करके हमसे अनुरोध किया कि हमारी बसेस में आप डीजल डलवा दीजिए, हम आपको पैसा देंगे, आप ऐसा कीजिए 125 बसें हमें दे दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा 94 बसें दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। इस बाबत राजशेखर के पत्र हमारे पास ऑलरेडी हैं, आप चाहें तो हम भी दे देंगे। और सच बात यह है कि और 5 मई को ऑलरेडी उन लोगों ने पैसा भी दे दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा भी दे दिया। तो ये जब प्रियंका गांधी जी की 1000 बसें आई, पोल्यूशन कर रहे हैं मोदी सरकार के पास सोल्यूशन है और राहुल गांधी पोल्यूशन और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। गांधी जी अभी भी कह रही है वो दूसरी सूची देंगी, दूसरी सूची। ये शाजिया इल्मी क्या अहमक हो गई है, शाजिया इल्मी जी नाअहल हो गई है कि शाजिया इल्मी जी एक तो दूसरे के बीच में बोल रही है और दूसरा राहुल गांधी को अननेसेसरी शब्दों से वो कर रही है। और सच बात यह है कि सवाल का जवाब लेने नहीं देना चाहती शाजिया इल्मी। अपने कम से कम हदों में रहिए, बेहद रूप से आप ऐसा मत कहिए कि मुझे भी आपको कुछ कड़ा कहना पड़े। और रही बात, आपको मैं बसेस के बारे में बता दूं, आप लोग मंद बुद्धि हैं, आप लोगों को सरकार नहीं चलानी आती, आप लोगों को यह नहीं मालूम लॉकडाउन क्या होता है, आप लोगों को यह नहीं मालूम कि आपके सरकार पैसा दे चुकी है। उसके बाद जब प्रियंका गांधी की बस का वो हुआ
तब आपने ये सारी बातें उठाई। को लिखना है ठीक है शाजिया इल्मी, और शाजिया इल्मी कम से कम रोजों के समय पर झूठ मत बोले। आप इतनी झूठी है, आप इतनी छली है, आप इतनी प्रपंची है कि आपसे कहीं ना कहीं किसी भी सच की कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, झूठी है। आप जिस कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, शाजिया इल्मी जी, वो कंफ्यूजन आज इस डिबेट में दिखाई दे रहा है। ये कंफ्यूजन इस डिबेट में दिखाई दे रहा है। आज जो दर्शक बैठकर आप दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को सुनना चाह रहे हैं, उनके प्रवक्ताओं को सुनना चाह रहे हैं, आज वो ये शायद कंफ्यूजन सुन रहे हैं। हमें कंफ्यूजन नहीं देना है, कंफ्यूजन नहीं हमें दर्शकों को कंफ्यूजन नहीं देना है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, योगी जी का बयान है बाकायदा। ठीक है, विनायक राउत जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मुझे आप उन्हें भी चर्चा में शामिल करने दीजिए। जी का पूरा बयान है, नोटिस है, कंफ्यूजन। विनायक राउत जी को भी अब मुझे चर्चा में शामिल करना है। जैसे कि मुख्तार साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा, पोल्यूशन और कंफ्यूजन, ठीक है, जीरो सोल्यूशन। बात पूरी हो गई आप दोनों की। मैं विनायक राउत जी के पास जाऊं, आप लोगों की इजाजत हो तो। विनायक राउत जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इतना कंफ्यूजन वहां पर भी मजदूरों में दिखाई दे रहा है। हमने देखी कल की तस्वीर, कांदीवली में पालघर में हजारों हजार की संख्या में मजदूर मैदान में आकर इकट्ठा हो गए और उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी। ये कंफ्यूजन क्यों है? एक देखिए, महाराष्ट्र के कई राज्यों से और खास करके मुंबई से भी हजारों की संख्या से जो मजदूर है अपने अपने गांव में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी यहाँ हालत बहुत बुरी है, लेकिन आज की स्थिति में सारे चाहते हैं कि चाहे हमारे जो जन्मभूमि है, हमारी जहाँ हमारे पूर्वजों ने हमें जन्म दिया है, वहाँ हम जाना चाहते हैं और ये भावना से सारे मजदूर जाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक बात ऐसी है, जिस राज्य में वो जाना चाहते हैं वो राज्य सरकार उनको अनुमति तो नहीं दे रही है, और साथ साथ में केंद्र सरकार के तरफ से जिस संख्या से ट्रेन की उपलब्धियां होनी चाहिए वो भी हो नहीं रही है। और इसके लिए दुर्भाग्य से मजदूर और केंद्र राज्य सरकार पूरी तैयारी में होने के बावजूद भी वो अपने गांव में जा नहीं रहे। देखिए एक और बड़ा यहाँ पे देखिए, एक जिले में आज भी कम से कम 10 ट्रेन की आवश्यकता है। सच से परहेज कितना है, पूरी तरीके से इंतजाम करके रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार की अनुमति आने के लिए भी कम से कम 10 दिन लगते हैं। हमारे महाराष्ट्र के नोडल बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीयूष गोयल जी ने बाकायदा कहा है और ये राज्य सरकारों का सुझाव था कि हमें विनायक राउत जी, आपने आरोप लगाया कि आपने आरोप लगाया, उसका जवाब ले लेते हैं। शाजिया जी, आप बताएं कि महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि हमने कम से कम 10 ट्रेनों की मांग की है, लेकिन उतनी नहीं मिल पा रही है और इस वजह से मजदूरों की स्थिति बन रही है। 10 ट्रेन नहीं है। देखिए महाराष्ट्र सरकार और सारी जितनी भी सरकारें हैं, उन्होंने सेंट्रल रेलवे से लिखकर विनायक जी जवाब ले लीजिए जी, ट्रेनों की मांग की है और जैसे जैसे मांग की गई है उसके हिसाब से ट्रेनें भेजी गई हैं। उससे 85% खर्चा जो है केंद्र सरकार का है, 15% सरकार खर्चा जो आप जो बोल रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप देखिए, जवाब देने दीजिए, आप जवाब देने दीजिए। सुरेंद्र जी देखिए, ये तरीका डिबेट का ठीक नहीं है। ये किसी को आप देखिए, भिवंडी से गोरखपुर जो ट्रेन गई है उसमें आपकी सरकार ने पैसा वसूली की है कि नहीं है? मैंने बाकायदा मजदूरों के हाथ में टिकट देखा है जहाँ भिवंडी में उनसे पैसे लिए गए। विनायक जी जवाब दें। केंद्र सरकार चलाई हुई थी और उसमें सरकार ने एक भी पैसा नहीं लिया है। आप विनायक जी आप क्या शाजिया इल्मी को सुन पा रहे हैं? और सही तरीके से क्योंकि मैं बोलने में जवाब दे रही हूँ। विनायक जी मैं आपको बता देती हूँ, शाजिया इल्मी ये आरोप लगा रही हैं कि जो वहां से ट्रेन चलाई भी जा रही हैं और वहां पर मजदूरों से पैसे तक लिए जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से। शाजिया जी, भिवंडी से गोरखपुर की जो ट्रेनें हैं, भिवंडी से और जगहों की बाकायदा वो टिकट दिखा रहे हैं। तो राज्य सरकारों ने पैसा वसूली की है ना। यहाँ के मजदूर जितने भी जाते हैं उनको खाने का पैकेट दिया जाता है। आप कह रहे हैं, मजदूर नहीं कह रहे हैं। तो कल परसों हमारे आपका वर्जन है, ये आपका वर्णन है, मजदूरों का नहीं है भाई साहब।
तो हमारे वहाँ के लोगों ने उनको पैसा दिया, वो भाग के आ रहे हैं, कपड़ा लेकर दिया, परेशान है, खाने की व्यवस्था उनके पास राशन नहीं है, उनके पास रहने की जगह नहीं है। महाराष्ट्र सरकार आपको सीखना चाहिए था। पूरी तरीके से सरकार ने, यूपी सरकार ने रेहड़ी वालों को, अच्छा विनायक जी, रिक्शे वालों के खातों में पैसे डाले हैं। ठीक है शाजिया जी, एक मिनट, इतनी सहूलियत और कहाँ दे रहे हैं उसकी पता करें। शाजिया जी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि विनायक जी आपको बहुत क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी बातों को वापस आगे पहुंचाना पड़ रहा है, इसलिए आप अपनी बात पूरी कर लें तो फिर मैं आपकी बात आगे विनायक जी तक पहुंचाऊंगी। अब शाजिया जी ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया। वो ये कह रही है कि दूसरे राज्यों से लौट रहे 18 लाख प्रवासी मजदूरों को उन्होंने 15 दिन का राशन बीजेपी सरकार ने देने का काम किया। प्रवासियों को 1000 रुपए बतौर भरण पोषण की राशि दी जाएगी और 3.26 करोड़ जनधन खाते में दिए गए हैं। उनको उनके खातों में पैसे दिए गए हैं। ठीक है, उनके खातों में पैसे डाले गए हैं और 18 करोड़ गरीबों को 2 बार खाद्यान्न दिया गया है। इसके अलावा एक आंकड़ा विनायक जी ये भी है कि केंद्र सरकार ये कहती है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत राज्यों को 11,000 करोड़ का फंड दिया गया है। वो ये पूछ रही है कि महाराष्ट्र सरकार का मॉडल क्या है, मजदूरों के लिए महाराष्ट्र सरकार का मॉडल क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश से जिनको राशन देना आवश्यक है उनको तो दे दिया, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड है नहीं है, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिनके पास व्हाइट रेशन कार्ड है, उनको भी देना जरूरी है, के दरों से राशन कार्ड देने का काम महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से हो चुका है। कई मुंबई हो या औरंगाबाद हो, पुणे हो, बाकी के शहरों हो, ये सारे जगह पे चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, कई एनजीओ हो, अब सुरेंद्र जी, उनको पकाया हुआ खाना, महाराष्ट्र सरकार सुरेंद्र जी ये कहते हम काम कर रहे हैं, शाजिया में ये कहते कि केंद्र सरकार काम करे, यूपी गवर्नमेंट काम करिए। शाजिया जी मेरे पास समय बहुत कम रह गया है। अब मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि मजदूरों के नाम पर ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है। ये मुलाकातों का सिलसिला, आप कहते हैं डायरेक्ट उनके खातों में पैसे जाने चाहिए, सरकार कह रही है कि हमने 20 लाख करोड़ डायरेक्ट खातों में पहुंचाने के लिए तो दिए हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत 11,000 करोड़ का फंड दिया गया है। लोग हैं जो इन्होंने 20 लाख करोड़ के 13 शून्य डाले हैं, उसमें कोई पैसा नहीं डाला, सिर्फ शून्य डाला है। झूठ बोलते हैं, छल करते हैं और प्रपंच करते हैं। अगर ये क्या बात बोलते हैं भाई साहब, थोड़ी तो जिम्मेदारी के साथ बात कीजिए ना। होते मीनाक्षी, थोड़ी तो आपने तो मनोहर कहानियां बना दिया है। साजिया जैसे साजिया चाटुकारिता करती है नरेंद्र मोदी और गिरा दिया है की, और ये तरह की बात का कोई जवाब ही नहीं हो सकता है। और सत्ता के कुकर्मों को बचाना चाहते हैं माफी मांगेंगे और धन से। आज की बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मजदूरों के ऊपर सियासत जब होती है तो दुख मजदूरों के साथ साथ आम लोगों को भी होता है, क्योंकि इसी मिडिल क्लास के खाते में से आप टैक्स लेते हैं जिसका फायदा आप गरीबों तक पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन जब गरीबों तक वो डायरेक्ट पैसा नहीं पहुंचता है और उस पर ये कंफ्यूजन देश की 2 बड़ी पार्टीज में दिखाई देता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र राजपूत, शाजिया इल्मी और विनायक राव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में वक्त इतना ही था, लेकिन हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे पाकिस्तान में प्लेन क्रैश से पहले पायलट की आखिरी आवाज।